मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 वे आँखें, जिसकी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो सबसे पहले हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कुछ बातें जानते हैं। इनका मूल नाम गोसाई दत्त, जन्म सन 1900, कौसैनी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल। प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा, चांद, लोकायतन आदि। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। और एक बात है कि इनकी जो रचनाओं में मुख्य रूप से इनकी जो भाषा शैली है वह हमेशा यहाँ बताया गया है कि पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है वह स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। अब इस पाठ में वे आँखें, इस पाठ के माध्यम से पंत जी ने बताया है कि किस प्रकार जो किसान वर्ग हैं अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। देश आज़ाद होने के बाद भी उन्हें किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, उनके व्यक्तिगत पारिवारिक दुखों की परतों को यहाँ समाज के सामने उन्होंने खोला है। तो इस पाठ को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दुख दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं, कवि उस समय की बात बता रहे हैं जब देश आज़ाद हो गया था। अभी भी किसानों की दशा कुछ उसी प्रकार ही है, ठीक है। तो इस पाठ के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि अंधकार की गुफा से बाहर निकलकर, ठीक है, दूर कुछ आशा की किरणों के साथ देखने का मन करता है। किन्हें देखने का मन करता है? उन किसानों को। अंधकार छट गया, अर्थात आज़ादी रूप परतंत्रता रूपी जो अंधकार है वह छट गया है। उसके छटने के बाद जो आशा रूपी किरण दिखाई दे रही है, तो किसान ऐसा सोच रहे हैं कि इस आशा रूपी किरण से उन्हें क्या होगा। तो उन आँखों से डरता है मन, अर्थात जो आशा रूपी किरण है कहीं विवश हैं, कहीं दुख से दुखित हैं। उन आँखों से कवि का मन डरता है, ठीक है। उनकी आँखों को देखने से कवि का मन डरता है। क्यों? क्योंकि उनकी आँखों में सिर्फ दारुण है, दैन्य दुख का नीरव, अर्थात उनकी आँखों में सिर्फ दीनता है, ठीक है। उनकी आँखों में सिर्फ रुदन यानी आंसू ही नजर आ रहे हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझदार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। अब यहाँ बताया गया है कि आज़ादी सभी को मिल गई, देश आज़ाद हो गया, लेकिन किसानों की आज़ादी है वह अभी भी अधूरी है। अर्थात यहाँ पे जमींदार वर्ग के बारे में बताया गया है, महाजन वर्ग के बारे में बताया गया है, जो किसानों से अधिक मात्रा में ब्याज लेते थे, ठीक है। तो वे किस प्रकार उनका शोषण करते थे उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो कवि यहाँ बता रहे हैं कि अभिमान भरा आँखों में, अर्थात उन्हें अभिमान जो देश आज़ाद होने के बाद भी लोगों के मन में अभिमान से लोगों की आंखें भरी हुई हैं। और जो इस किसान वर्ग है उसे मझधार का मतलब होता है बीच में, तो उसे बीच में छोड़कर पूरा संसार एक किनारे खिसक गया है। कगार मतलब किनारा। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके त्रिन त्रिन से। अब यहाँ बताया गया है कि जब किसान खुशहाल था, ठीक है, अर्थात उसके खेतों में पूरी हरियाली थी, अचानक से वह अपने खेतों से बेदखल हो गया। उसके जीवन में हंसती हुई जो हरियाली थी वह टुकड़ों के रूप में बट गई। आगे है, आँखों में ही में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। अब यहाँ बताया गया है कि किसान के आँखों के सामने ही उसके आँखों का तारा यानी उसके जवान बेटे की बारे में बताया गया है। कारकुनों अर्थात जमींदार के जो कारिंदे होते हैं उनके द्वारा लाठी से उनके बेटे को मारा गया, ठीक है। तो वह जवानी में ही मारा गया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। अब यहाँ बताया गया है कि उस ब्याज को पटाने के चक्कर में किसान ने अपना घर द्वार सब कुछ बेच दिया, ठीक है।
और ब्याज की कौड़ी कौड़ी जमा करी और महाजन को दी। रह रह आँखों में, अर्थात उसकी जो उसकी आँखों में ये सारी बातें रह रह कर चुभने लगती। नीलामी, कुर्क का मतलब होता है नीलामी, तो नीलामी और बरधो। अब यहाँ पे बताया गया है कि उसके पास 2 बैलों की जोड़ी थी, ठीक है। जैसे ही उसके जवान बेटे की मृत्यु हुई तो घर की स्थिति और बिगड़ गई। बिगड़ने के बाद उसके घर की नीलामी हुई। अब सिर्फ ही जो 2 बैल थे जिससे उनका घर चलता था, ठीक है, तो उन बैलों को भी बेचने की स्थिति आ गई। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती। अब उजरी नाम की एक उनके पास गाय थी जो सिर्फ उनके बेटे से ही दुहाती थी। अब उनके बेटे के जाने के बाद उसे भी बेचना पड़ा। क्यों? क्योंकि घर की स्थिति ठीक नहीं थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब उस किसान की आंखों में सिर्फ वही दिखाई देती जो उसकी सुख की खेती, जो उसके घर की हरियाली थी, वो सब क्या हो गई थी? उजड़ गई थी। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर देख रेख के, बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। अब यहाँ बताया गया कि बिना दवा पानी के उनकी पत्नी यानी किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। वह इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए धन के अभाव में वह स्वर्ग को चली गई। उनकी छोटी दुधमुही बेटी, ठीक है, जो सिर्फ माँ का दूध पी के ही जीवित रहती, तो उसकी भी मृत्यु हो गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब यहाँ बताया गया है कि घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू मतलब होता है बेटे की पत्नी, ठीक है, जिसे कभी घर की लक्ष्मी माना जाता था, अब उसे लोग बाग पति की घातिन यानी पति को मारने वाली, ठीक है, ये सारी बातें कहकर उसे सब लोग बोलते थे। एक दिन कोतवाल ने उसे मंगाया था, तो वह कुएं में जाकर अपनी क्या कर दी? कुएं में जाकर मर गई। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। अब यहाँ पे कवि ने एक व्यंग के रूप में बताया गया है कि पत्नी को किसके समान माना गया है? पैर की जूती के समान माना गया है, जोरू यानी पत्नी। तो यहाँ पे जो किसान की मनोदशा के बारे में बताया गया है कि वह पत्नी के जाने पर भी उतना शोक ग्रसित नहीं होता, क्योंकि एक पत्नी के जाने के बाद दूसरी पत्नी आ जाएगी, ये भावना है। लेकिन जवान बेटी की मृत्यु से वह अपने उस गम को भुला नहीं पाता है, और जैसे ही जवान बेटी की मृत्यु की बात उसे याद आती है तो उसके सीने में क्या होते? सांप लौटने लगते हैं और उनकी छाती फटनी सी लगती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक फैलाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सर्दिश बन जाती। अब यहाँ बताया गया है कि वह जो किसान है वह अपनी सुख की स्मृति, स्मृति मतलब याद, ठीक है, तो अपने आंखों में उन यादों को लेके आता है कि क्षण भर में उसकी दुनिया किस प्रकार थी, कैसी चमकती थी। अचानक से वह क्या हो गई? शून्य हो गई। उसका जो चितवन था यानी उसका हरा भरा आंगन था, वह क्या हो गया? सूना हो गया, ठीक है। तीखी नोक सदिश बन जाती, वह एक तीखी नोक के रूप में उसे चुभने लगी थी। तो इस प्रकार इस पाठ में बताया गया है कि किसान की मनोदशा के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उसे जमींदार वर्ग, ठीक है, उसे किस प्रकार प्रताड़ित करते हैं, किस प्रकार वह अनेक प्रकार की यातनाओं को झेलता हुआ जीवन में हमेशा समस्याओं से घिरा रहता है। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। अब यहाँ कुछ प्रश्न अभ्यास हैं। अंधकार की गुहा सरेखी उन आँखों से डरता है मन। आमतौर पर हमें किन बातों से लगता है? हमें मारपीट, झगड़ा, लड़ाई आदि बातों से डर लगता है। उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया? उन आँखों से किसान की मनोदशा की ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आँखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि कवि उनके दुखों को जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन उन दुखों को दूर करने के लिए वह कुछ नहीं कर पा रहा है और उनको ढांढस बंधाने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं है। डरते हुए कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया? क्योंकि कवि का काम ही क्या है? अपनी भाषा को अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से उसे एक नया रूप देना। तो कवि यहाँ पे डरते हुए भी किसान की आंखों की पीड़ा को समाज के सामने प्रस्तुत करता है कि किसान किस प्रकार पीड़ा में है, ठीक है। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब वह भी कविता लिखता? तो कवि इन आंखों से नहीं डरता, तब भी वह कविता लिखता, क्योंकि कवि का काम ही है कि शब्दों को एक माला में पिरोना। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताए गए? कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार वर्ग को, महाजन वर्ग को,
ठीक है। और कुछ ऐसी नीतियाँ जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, इन सारी नीतियों को जिम्मेदार बताया गया है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक खिलाती। इसमें किसान उस समय किन संकेतों के बारे में, अर्थात उस समय जिस समय किसान के घर की स्थिति ठीक थी, उसके घर में हरियाली थी, उन बातों को यहाँ पर बताया गया। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।